वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम समझेंगे। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था सेल वॉल क्या होता है। तो सेल वॉल के जस्ट बेलो, जस्ट नीचे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन को कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे सब सेलुलर मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। इसमें प्लाज्मा लेमा टर्म क्वाइंड बाय, प्लाज्मा लेमा का नाम किसने दिया, सेल मेम्ब्रेन का नाम किसने दिया, उसके इसी तरह से कि उसको कितने मॉडल तैयार किए गए, सबसे बेस्ट मॉडल क्या है, कैसे स्ट्रक्चर को पता लगाया गया, सेल जो मेम्ब्रेन है इनके कितने स्ट्रक्चर कैसे पता लगाया, किस तरह के सेल्स में पता लगाया गया। तो हम ये सारी बातें करने वाले हैं। तो सेल देखेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन क्या है। तो आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो हम सेल मेम्ब्रेन में हम समझ सकते हैं कि इसका पहले अल्टरनेटिव नेम देखेंगे। अल्टरनेटिव नेम फर्स्ट है, इसको कहेंगे प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा, ओके। सेकंड है, ओके, प्लाज्मा लेमा के बाद सेकंड क्या है इसमें, सेल मेम्ब्रेन का हो गया सेलुलर मेम्ब्रेन। सेलुलर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ये तीन नाम से जाना जाता है, ओके। तो पूछा जाता है कभी कभी कि प्लाज्मा लेमा को या सेल मेम्ब्रेन की जो नाम है, टर्म्स हैं, उसने किसने क्वाइन किया था। तो जो लेमा है, जो प्लाज्मा लेमा है पहला, जब हम पहले सेल मेम्ब्रेन की बात करें, ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्वाइंड बाय कौन दिया था, सी नगेली एंड कार्मर। कौन था, सी नगेली एंड कार्मर, इन दोनों ने मिलके इसका नाम दिया था। नेम गिवन बाय, ओके, टर्म क्वाइंड बाय, आप कह सकते हो टर्म क्वाइंड बाय, टर्म, ओके। सेकंड है, बात करेंगे सेकंड, प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा टर्म क्वाइंड बाय कौन दिया, जेके प्लोव। क्या नाम था उसका, इसको हम इधर साइड से लिख लेते हैं, जेके एंड सॉरी इसका तो गया कार्मर एंड कार्मर। तो प्लाज्मा लेमा टर्म क्वाइंड बाय जे क्यू प्लोव, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ मॉडल्स तैयार किए, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कहाँ डिड्यूस हुआ था। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे क्या पहले सबसे शुरुआत में मॉडल किसने दिया था इसको। 1935 में इसको बोला गया था, मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट दिया गया था डैप्सन एंड डेनियल के द्वारा, ठीक है, डैप्सन एंड डेनियल के द्वारा, डैप्सन एंड डेनियल, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम है, क्या बोलते हैं मॉडल का नाम, सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनर मॉडल। क्या बोलते हैं, सैंडविच मॉडल, या उसका ही नाम है ट्राइलेमिनर मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया। यूनिट मेम्ब्रेन किसने दिया था, जेडी रॉबर्टसन का नाम सुना होगा आपने। जेडी रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जेडी रॉबर्टसन। गिवन बाय यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ओके। तो पूछे आपसे कि सैंडविच मॉडल किसने दिया था सेल मेम्ब्रेन पे, तो डैप्सन एंड डेनियल ने। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था, जेडी रॉबर्टसन ने। लेकिन ये उतना फेमस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, दोनों रिजेक्ट हो गए थे।
रिजेक्ट होने के बाद से नया मॉडल दिया गया था। इसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपने सुना होगा सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा, सिंगर एंड निकोलसन। जो थर्ड मॉडल है वो बेस्ट मॉडल है, मोस्ट, ठीक है, मोस्ट फेमस या मोस्ट करेक्ट, मोस्ट फेमस मॉडल जो है, फेमस मॉडल जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल given by सिंगर एंड निकोलसन। यहाँ पे बाई नहीं लिखोगे, कोई जरूरत नहीं बाई लिखने की, क्योंकि जेडी रॉबर्टसन गिवन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है किसने दिया था? गिवन बाई सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो सिंगर निकोलसन ने दिया था। अब हम देखेंगे कि इसका अल्टरनेटिव नेम क्या, अभी हम रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्स देखें कैसे पता लगाया गया। जितनी भी पॉसिबल सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर्स बनाए गए वो आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की यूज करने के बाद इन 1950s में यूज किया गया, उसके बाद ही। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट है कि डिटेल स्ट्रक्चर of cell membrane in given after the use of electron microscope in 1950s, ठीक है, इन 1950s में इनको, यानी 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया और सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर को पॉसिबल किया गया, यानी फिर उसे पता लगाया गया किस तरह के सेल में ये सब चीजें की गई। तो ये जो सेल ये चीजें की गई थी कंपोजिशन पता लगाने के लिए, डिटेल स्ट्रक्चर जो पता लगाने के लिए, कौन सा था? ह्यूमन आरबीसी था। किसमें? ह्यूमन आरबीसी, ठीक है, टू फाइंड, या ह्यूमन आरबीसी में ये सब चीजें हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? केमिकल कंपोजिशन, केमिकल स्टडी या केमिकल कंपोजिशन, केमिकल स्टडी या कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो देखा गया केमिकल कंपोजिशन में बेस्ट जो है उसमें लिपिड और प्रोटीन थे। केमिकल कंपोजिशन देखा गया जब, तो उसमें मेनली लिपिड और प्रोटीन से ही बना था, ठीक है। तो हम समझेंगे सेल मेम्ब्रेन यानी कोश रस पटल की हम बात करें जब, तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसका अनदर नेम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन टर्म कॉइंड बाय सी नगेली एंड कार्मर, ठीक है, सी नगेली और कार्मर, ओके। प्लाज्मा लेमा टर्म कॉइंड बाय जेके प्लोव एंड डैप्सन एंड डेलियन, मॉडल डिड्यूस, उन्होंने एक अलग से मॉडल दिया, गिवन बाय सैंडविच मॉडल गिवन बाय, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय सैंडविच मॉडल या ट्राइलेमिनल मॉडल गिवन बाय डैप्सन एंड डेनियल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय जेडी रॉबर्टसन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सेंगर एंड निकोलसन। क्लियर? इसको डिटेल स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया गया था 1950s में। और वो किस में देखा गया था? किसके स्ट्रक्चर को देखा गया? किस सेल के? तो ह्यूमन आरबीसी का सेल जो था, रेड ब्लड सेल, ह्यूमन का रेड ब्लड सेल का जो सेल मेम्ब्रेन था उसे देखा गया और उसको देखा कैसे, किससे बना हुआ है। तो जब उसको केमिकली देखा गया वो किससे बना हुआ है, तो पता चला वो मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और लिपिड में कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। हम उसके बाद आगे बात करेंगे। तो जैसा हम देख रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन
mainly consist of lipid and protein. Cell membrane mainly consist of lipid and protein. ओके क्लियर। और जो लिपिड है, जो लिपिड मॉलिक्यूल है, लिपिड है मेनली, ठीक है, मेनली कौन सा प्रेजेंट होता है? फॉस्फोलिपिड। लिपिड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ phospholipid. Okay, and protein is the protein present in the form of glycoprotein. And phospholipid जो है, phospholipid as a molecule of cell membrane, हम देखेंगे एक सिंगल फॉस्फोलिपिड का, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड आप देखेंगे ऐसे हेड होता है इसका, और ये हेड कैसा होता है, ये आप देखना है। तो ये हेड है, ये पूरा का पूरा हेड है, और इसका ये टेल है। ओके, ये कौन है? ये टेल है। तो जो हेड है ये पूरा का पूरा एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, अ सिंगल। तो ये जो हेड रीजन है क्या होता है? पोलर होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर एंड, ठीक है, किस नेचर का होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, प्रेजेंट outside of the cell membrane. ओके, कहाँ पे? प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो ये टेल है, ये जो पूरा टेल है यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमने बनाया है, ठीक है, जो टेल है पूरा का पूरा, ये कहाँ होता है? ये इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको हम टेल कहते हैं। और जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्रेजेंट इन द inside of the cell membrane, ये पूरा का पूरा क्या है? एज अ मॉलिक्यूल है। तो ये सिंगल जो मॉलिक्यूल है, इसी से मिलके बहुत सारे सिंगल मॉलिक्यूल मिलकर के एक लेयर, फिर दो लेयर बनाते हैं। तो जैसे हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ द, हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो हम देखेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, किसका? एज ए फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे भी एक मॉलिक्यूल है। इस तरह से करके ये एक पूरा क्लियर ये वाला बनेगा लिपिड मॉलिक्यूल का, ये फॉस्फोलिपिड, ये लिपिड मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड का, ऐसे साथ साथ में, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये सेल है। अगर मान लो कि आप सेल मान लेते हैं उसको, ओके, ये कोई सेल है, सेल का ये वाला है जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर है। ओके, सेल का जो मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, आपको ध्यान देना है। तो इसमें कुछ प्रोटीन्स भी हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह के प्रोटीन्स भी हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, इनसाइड बरीड है, उसमें
आइसबर्ग जैसे घुसे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान देना है साथ साथ में। और कुछ इसके ऊपर भी हैं, और किस शेप के हैं, ग्लोब, एकदम बिल्कुल ग्लोब्यूल ऐसे ऐसे शेप के हैं, ऊपर ऊपर भी हैं। कुछ प्रोटीन इनके ऊपर भी हैं और कुछ इसके प्रोटीन नीचे भी होते हैं, आपको ये समझना होगा, यहाँ पे भी, ठीक है। सरफेस इस तरह के होते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो चैनल होता है इसके पास कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का भी होता है। तो आप हमको समझेंगे, ये वाला एक लेयर हुआ, ये एक लेयर, ये पूरा फॉस्फोलिपिड का एक सिंगल लेयर, ये दूसरा लेयर, तो कितना हो गया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, ये क्या है, नीचे की तरफ है, ठीक है। ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और ये कौन है, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। इसको भी इंट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट टनल या चैनल प्रोटीन, सबसे, ठीक है। एक नाम, दो नाम हो गया, तीसरा नाम है इसका बोले चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन या प्रोटीन चैनल, ठीक है। अब क्या होता है कि ये वाला क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, कोलेस्ट्रॉल का। दोनों साइड में होता है कोलेस्ट्रॉल, ऐसे ऐसे कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको फिक्स करके रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ओके, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और इसमें खास तरह के स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, इस तरह से, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, लेकिन अंदर आकर के कुछ इस तरह से अल्फा, ये हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो इसे अल्फा हेलिक्स प्रोटीन बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन बोलते हैं। इधर भी होता है और इधर भी है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। लेकिन ऊपर की साइड अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जब बाहर की साइड में, आउटसाइड में, इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन, ओके। या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कह सकते हैं आप, जैसे यहाँ से ऐसे निकला हुआ है, इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इस तरह के चैनल भी इसके साथ निकले हुए हैं, तो इसको क्या कहते हैं, शुगर है, ये इसके साथ शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, शुगर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से डिड्यूस हो करके अच्छे से इसको बनाया गया। तो बाद में पता चला कि धीरे धीरे करके, कि पहले तो लिपिड और प्रोटीन था, लिपिड प्रोटीन जो बेसिकली जो लिपिड पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में पाया जाता है, और जो प्रोटीन पाया जाता है वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में। लेकिन जो प्रोटीन थे वो दो टाइप के थे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। लेकिन बाद में पता चला कि धीरे धीरे कि ग्लोबुलर प्रोटीन भी होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन भी होते हैं इनके पास। लेकिन अभी हमें सिर्फ इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, इनको हम, इंट्रिंसिक को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल भी प्रोटीन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। तो हम समझेंगे, पूरे एक बार रिवाइज करेंगे। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड, ठीक है, लिपिड प्रोटीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड, किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट है। प्रोटीन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड एज अ मॉलिक्यूल of cell membrane, cell membrane का as a molecule, okay. A single molecule of phospholipid is made up of head, polar, hydrophilic in nature, present in outside of the cell, and tail, यानी a single phospholipid is made up of head and tail. Head is polar in nature, hydrophilic in nature, and tail non-polar and hydrophobic in nature, present inside the cell membrane, okay. तो हमने अभी जो भी देखा, इससे कुछ हमें ये पता चला कि इसमें अल्फा हेलिक्स भी है, हमें कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिला, और हमें शुगर भी देखने को मिला। तो अभी तक तो ये पता था कि लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट होता है, लेकिन जैसे ही
धीरे धीरे लेटर आगे बहुत सारे डेवलपमेंट होते गए, स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और डेवलप हो करके जब लोगों ने देखा तो और अलग अलग स्ट्रक्चर इसमें दिखाई दिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जैसे जैसे स्टडी रिवील्ड होती गई, माइक्रोस्कोप डेवलप होता गया और लोगों ने बहुत अच्छे से उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो अच्छे से स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया। तो पता चला कि इन एडिशन molecules are present cholesterol, ठीक है। इन एडिशन molecules also present name cholesterol, ओके। कोलेस्ट्रॉल भी उसमें प्रेजेंट मिला। और उसके बाद से जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है मेनली कंटेंट, phospholipid membrane contain phosphoglyceraldehyde, ठीक है। जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन कंटेन क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। थर्ड, लेटर बायोकेमिकल रिवील्स, जैसे बहुत आगे चल के बायोकेमिकल रिवील्स, केमिकल स्ट्रक्चर निकाला गया और भी, लेटर बायोकेमिकल रिवील्स the study of cell membrane to find the protein and carbohydrate also present, protein and carbohydrate also present। तो बाद में एक बायोकेमिकल रिवील्स किया गया, स्टडी करते थे सेल मेम्ब्रेन का, तो भी पता चला कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेनली जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं उनके क्या रेशियो होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया, इन ह्यूमन आरबीसी या इरिथ्रोसाइट, ये जो बाइकनकेव होता है ना, ऐसे बाइकनकेव, ठीक है। इसका जो मेम्ब्रेन था, इसका जो सेल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं डोनांस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं डोनांस मेम्ब्रेन। इसको जो रिवील किया गया, स्टडी किया गया, ठीक है, डोनांस मेम्ब्रेन। तो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड क्या था, ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड का क्या रेशियो था। ये जो है आरबीसी का स्ट्रक्चर है, ये बाइकनकेव शेप का था, बाइकॉनकेव, ओके। तो ये इसका जो मेम्ब्रेन है उसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, डोनांस मेम्ब्रेन के नाम से। तो इसमें देखा गया कि जो प्रोटीन है, क्या देखा गया, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है कितना परसेंट से बना हुआ है, 52%, 100 में से 52%। और जो लिपिड है उसका रेशियो है कितना, 40%। तो क्या रेशियो हुआ, 52:40 का ये रेशियो था लिपिड एंड किसका, लिपिड एंड प्रोटीन एंड लिपिड का। क्लियर। तो ओवरऑल हम बात करें, ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, लिपिड, दूसरा क्या था, प्रोटीन, बाद में क्या मिला, पता चला कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके बाद और भी क्या पता था, एडिशन में
कोलेस्ट्रॉल भी है, कोलेस्ट्रॉल, और वाटर भी होता है। जाहिर सी बात है, इतने ओवरऑल कंपोजिशन है। तो इससे हमें ये पता चलता गया, जैसे जैसे डैनियल डेल्फ्सन के बारे में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हुआ, सैंडविच मॉडल हुआ, जेडी रॉबर्टसन ने जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, इसी तरह से फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया गया था बाय सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। इन एडिशन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नेम कोलेस्ट्रॉल, यानी लिपिड और प्रोटीन के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। सेकेंड लाइन ये कहना चाहता है कि जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड बने होते हैं वो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से बने होते हैं, या ठीक है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ओके, याद रखना। लेटर बायोकेमिकल रिवील्स करने के बाद स्टडी हुआ तो पता चला कि प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट दोनों प्रेजेंट हैं। कुछ सम अदर प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह, पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह थे ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, इन ह्यूमन आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन? तो जो मेम्ब्रेन था उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं, डोनांस मेम्ब्रेन। उसमें जो रेशियो था प्रोटीन और लिपिड का 52% और 40% था, और ओवरऑल देखा गया कंपोजिशन तो लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर मिला। तो हम बात कर रहे थे कि रेशियो प्रोटीन का हो गया था, कितना परसेंट था? 52%, और लिपिड का 40%। और हम देखेंगे प्रोटीन यहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट है। जो अंदर प्रोटीन है सेल मेम्ब्रेन के, उन्हें क्या कहते हैं? जो आउटसाइड पे है, पेरिफेरी साइड पे, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, किनारे पे और अंदर वाला जो बरीड है अंदर की तरफ। ओके, तो हम देखेंगे ड्यू टू द ड्यूरिंग, ठीक है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी प्रोटीन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शंस, ठीक है, डिपेंडिंग on the ease of extraction of protein can be divided into two types. First, peripheral protein and integral protein, ओके। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन का। आपने स्ट्रक्चर देखा था, आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, यही था ना स्ट्रक्चर्स, लिपिड बाइलेयर का, ठीक है, ये चैनल है, ठीक है। तो हम समझेंगे इसको अच्छे से कि ये जो लिपिड का बाइलेयर है, एक लेयर ये, दूसरा ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जो प्रोटीन बाहर की तरफ है, ये देखना आप यहाँ पे समझना, ये वाला प्रोटीन है, लेयर है, और ये अल्फा है, ये सब ऐसे। तो ये जो प्रोटीन बाहर के साइड में है, पहला नंबर ये, इसे कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल प्रोटीन। लेकिन जो ये आपको अंदर की तरफ दिख रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर बरीड है, ये बुरीड प्रोटीन जो है, बुरीड इनसाइड द मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या कहेंगे फिर? कॉल्ड, ठीक है, इसे कहेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। ये अंदर वाले क्या हैं? इंटीग्रल प्रोटीन है, ये जो है आपके इंटीग्रल प्रोटीन है, लेकिन बाहर वाले पेरिफेरल प्रोटीन है। तो प्रोटीन प्रेजेंट, आप लिख सकते हैं प्रोटीन प्रेजेंट outside of the cell membrane, called peripheral protein, and another one, या peripheral protein और extrinsic
प्रोटीन भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रोटीन प्रेजेंट या प्रोटीन buried या buried in the cell membrane are called integral protein or intrinsic protein ओके। ये कैसा नेचर का होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में जब ये प्रपोज किया गया था तो कैसे किया गया था? तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हमने अभी शुरुआत में समझा था कि 1972 में कैसे सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा ये दिया गया था। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड, वाइडली सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन मॉडल में से एक मॉडल था। डैप्सन एंड डेनियल और जेडी रॉबर्टसन से भी अच्छा मॉडल था, इसीलिए इसको एक्सेप्ट किया गया और इसी को स्टडी कराया जाता है और NCERT में इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो हम समझेंगे इसके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन क्या मिला, हम समझेंगे क्या करता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या स्ट्रक्चर तो हमने पढ़ लिया, हम देखेंगे क्या काम करता है, कैसे करता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्वासी फ्लूइड कैसा होता है नेचर इसका? क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। यानी देखा जाए कि जो एक क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है, एक आइस है, आप समझो एक समंदर है, उस समंदर के अंदर आइस के प्रोटीन्स तैर रहे हैं ऊपर और अंदर की तरफ। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? यानी आप कह सकते हो कि प्रोटीन या आइसबर्ग प्रोटीन फ्लोटिंग इन द सेल मेम्ब्रेन या इन द फॉस्फोलिपिड लेयर, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रोटीन के आइस क्यूब्स यानी आइसबर्ग्स तैरना। क्लियर? सपोज करो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड को हमने क्या मान लिया? समंदर मान लिया। तो इसके अंदर क्या तैर आइसबर्ग्स हैं। ये आइसबर्ग क्या है? प्रोटीन है, इसके अंदर आइसबर्ग की तरह फ्लोट करते हैं। तो वही लिखा है क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। लिपिड जो होता है किस नेचर का है? क्वासी फ्लूइड नेचर का है। इनेबल द लेटरल मूवमेंट, इसके अंदर लेटरल मूवमेंट करता है प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लिपिड। तो अगर कभी क्वेश्चंस आए कि प्रोटीन एज अ आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द फॉस्फोलिपिड, आपको दिमाग में रखना है। द एबिलिटी, हम बात करेंगे द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज within the membrane is measured as fluidity। ठीक है, यानी फ्लूइडिटी क्या है? इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। तो यहाँ पे यह हटाएंगे, इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। इसकी फ्लूइडिटी के बेस पे इसको मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन ऑल्सो। जो ये क्वासी फ्लूइड का नेचर है ना, लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का, प्रोटीन्स वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इनका अपना फंक्शन भी तो होगा। तो लिखा है द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन आल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो जरा देखेंगे ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है? सेल का ग्रोथ, सेल में सेल मेम्ब्रेन भी ग्रोथ करता है तो सेल का ग्रोथ होता है। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है वो जब अपने मैक्सिमम अटेन करता है, अपने साइज को मैक्सिमम सरफेस एरिया बढ़ा लेता है, तो जब आपने सुना होगा वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, कर्न प्लाज्म थ्योरी और वॉल्यूम रेशियो, जब सेल डिवीजन करता है तो सेल का ग्रोथ, सेल मेम्ब्रेन अपना ग्रोथ का सबसे एंड मोमेंट पे अपने आप को डिवाइड करता है। तो उसी तरह से सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है सेल मेम्ब्रेन की। तो ये ग्रोथ करने में, सेल की ग्रोथ यानी जितना बड़ा सेल मेम्ब्रेन का साइज होता जाएगा उसे उतना ही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ज़्यादा ग्रोथ करते जाएंगे और जितने माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर बढ़ते जाएंगे तो सेल का साइज बढ़ता चला जाएगा। तो जब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ता है तो सेल मेम्ब्रेन का भी साइज बढ़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन का साइज बढ़ा तो सेल का भी ग्रोथ हो रहा है। तो सेल ग्रोथ में इन्वॉल्वमेंट है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, ये इंटरसेलुलर यानी सेल एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है इंटरसेलुलर जंक्शन से, याद रखना इंटरसेलुलर जंक्शन से। ये सिक्रीशन भी करवाता है, हमने पढ़ा था
कि बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट करते हैं, निकलते हैं, जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। आपको पता है वो अंदर आते हैं, तोड़ के आते हैं, तो ये प्रोसेस में भी इन्वॉल्वमेंट होती है एंडोसाइटोसिस करने में। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करवाते हैं फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू और सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। और सेल डिवीजन यही ब्रेक होकर के एक सेल दो सेल में, जैसे एनिमल सेल है, सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल की तरफ होकर के टूट जाते हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन आते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की मदद से, और वो टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं ना उसको साइटोकाइनेसिस। तो सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैसा ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल? कोई भी मॉलिक्यूल बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जाने के लिए वो 2 ही या 3 मेथड इस्तेमाल कर सकता है। या तो वो ये करेगा, सिंपल डिफ्यूजन करेगा, या तो ऑस्मोसिस करेगा। ऑस्मोसिस में और सिंपल डिफ्यूजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस मेम्ब्रेन का, ठीक है। जैसे वाटर है वो सिंपल डिफ्यूजन करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अभी हम इसको आगे देखेंगे, तो आपको ये समझना है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर को, पोटेशियम को, सोडियम को, चाहे एक्टिव एब्जॉर्प्शन करे या पैसिव एब्जॉर्प्शन करे। एक्टिव में क्या होता है, एटीपी खर्च होता है, मेम्ब्रेन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। एक्टिव में मेम्ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो ऑस्मोसिस है उसमें सिर्फ मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी, यानी पैसिव में कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं होती। ओके, तो हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल को एक जगह से, ये सेल के, ये सेल है इसमें से या इस एक्स्ट्रासेलुलर में से इसके अंदर आने में या अंदर से बाहर जाने में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल चल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ये कभी कभी सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने देता है, ठीक है। ये कभी कभी नेचर बदलता है, जैसे हो सकता है ए परमिएबल, किसी को अंदर नहीं जानेगा, ना सॉल्यूट को अंदर जाने देगा ना ही सॉल्वेंट को अंदर जाने देगा। तो हो सकता है अपरमिएबल हो सकता है सेलेक्टिवली परमिएबल हो, कुछ खास वाटर को, सॉल्वेंट को जाने देगा लेकिन कुछ सॉल्यूट, कोई खास तरह के सॉल्यूट को अंदर जाने देगा, इसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ खास तरह के आयंस को ही अंदर जाने देगा, सारे सॉल्यूट को अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन एक होता है सेमी परमिएबल, हाफ, यानी याद ध्यान दे सकते, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो होता है, सेलेक्टिवली हो गया, सेमी परमिएबल में सिर्फ सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को अंदर जाने देगा, सॉल्यूट को नहीं जाने देगा। इस तरह से करके कई तरह के, 4 तरह के लेयर हैं, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। और एक सिंपल मेम्ब्रेन होता है जिसमें सारे मॉलिक्यूल, छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफ्यूज होकर चले जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि मेम्ब्रेन की भी नेचर होता है, वो अलग अलग टाइप्स होते हैं। जब हम आगे क्लास में पढ़ेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट, हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में पैसिव और एक्टिव एब्जॉर्प्शन पढ़ने वाले हैं, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ इट। सेल के चाहे इस साइड हो, ये सेल है, न्यूक्लियस है, यहाँ से भी ये सब मॉलिक्यूल से अंदर जाने के लिए, यहाँ से भी सब मॉलिक्यूल बाहर निकलने के लिए। तो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी भी साइड प्रेजेंट हो सकते हैं सेलेक्टेड मॉलिक्यूल, जो सेलेक्टेड सॉल्यूट हैं, जो कि उनको अलाउ करेगा सेल मेम्ब्रेन अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो डायरेक्ट, ठीक है, बिना एटीपी के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप भी है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसमें मेम्ब्रेन के साथ प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर कि मेम्ब्रेन के साथ देखो, अगर कोई भी रैंडम फैशंस में अगर मेम्ब्रेन नहीं भी है, अगर मूवमेंट हायर टू लोअर हो रहा है गैसेस में, ठीक है, ऐसी मूवमेंट हो रही है, तो इस तरह में बस ये क्या होता है, डिफ्यूजन हो रहा है हायर टू लोअर, बिना किसी मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ये एक बस डिफ्यूजन का प्रोसेस है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना। जितना ही डिफरेंस होगा, जितना ही रिडॉक्स पोटेंशियल होगा, जितना ग्रेडियंट पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, क्रिएट होगा हायर टू लोअर में, उतना ही तेज फास्ट मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर बीच में एक मेम्ब्रेन हो
सपोज करो अगर हमने देखा ये आपका सेल मेम्ब्रेन है ऐसे करके, ओके, सेल मेम्ब्रेन है। अगर इस तरह का सेल मेम्ब्रेन है तो अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल सिर्फ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर से इधर जा रहा है, एग्जांपल में इसको वाटर मान लें तो इसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे, बात समझना। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कोई चेंबर है, यहाँ पे एक मूवमेंट, यहाँ पे एक चेंबर के अंदर फ्रीली मूवमेंट कर रहा है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे ये एक ही है, यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं, तो ये मूवमेंट जो हो रही है इधर से इधर बैलेंस करने के लिए, ये सिर्फ डिफ्यूजन है। कोई भी चीज आप एक बात याद रखना, हायर से लोअर मूवमेंट कर रहा है तो वो सिंपल डिफ्यूजन में आ रहा है। लेकिन अगर थ्रू मेम्ब्रेन कर रहा है, थ्रू मेम्ब्रेन कर रहा है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, बाई डिफ्यूजन कर रहा है हायर से लोअर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कह सकते हैं। तो अब क्लियरली अब समझो, मॉलिक्यूल्स आर मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट। व्हाट इज पैसिव? देखो आपसे लिखा है कि मेम्ब्रेन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। यानी मेम्ब्रेन है लेकिन नो एटीपी, एटीपी नहीं है, एटीपी नहीं यूज हो रहा। तो इस तरह के कहीं भी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है लेकिन एटीपी इन्वॉल्व नहीं है, इस तरह के इन्वायरमेंट को हम या इस तरह कंडीशंस को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम, न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस सिंपल डिफ्यूजन। कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, pH 7 है, उसके पास वो एक तरह का सॉल्वेंट है, तो क्या हो रहा है कि वो हायर कंसंट्रेशन से, यानी अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर टू लोअर मूव कर रहा है, हायर टू लोअर मूव कर रहा है, लिखा ना अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसे हम कह सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन। याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन हायर टू लोअर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन। मेम्ब्रेन है, क्रॉस कर रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन वाटर में ऑल्सो मूव बाय द अक्रॉस द this membrane, across this membrane from the higher concentration to lower concentration। तो यही बात यहाँ पे भी है कि वाटर भाई मूव कर सकता है एक मेम्ब्रेन को हायर टू लोअर। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हायर टू लोअर जा रहा है तो ये सिंपल डिफ्यूजन भी हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ H2O बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ओके, इसमें कंपल्सरी है, इसमें इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ H2O बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और एक और है द पोलर मॉलिक्यूल। याद रखना, जो ये क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है कि नहीं है, ये वाले जो है पोलर मॉलिक्यूल है, ये वाले पोलर मॉलिक्यूल हैं, और ये नॉन पोलर हैं, ये नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड मॉलिक्यूल या लिपिड बाइलेयर। अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल हो, चाहे इसको क्रॉस करना कैसे करेगा, क्योंकि ऊपर तो टच हो जाए, लेकिन इसको कैसे क्रॉस करेगा, क्योंकि जो टेल होता है वो नॉन पोलर होता है, और लिपिड क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होते हैं वो। तो आपको पता है नॉन पोलर जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक, और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व होता है प्रोटीन का, कैरियर प्रोटीन का, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। जब पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल बाय लेयर टू रिक्वायर प्रोटीन, नॉट एटीपी नहीं, टू रिक्वायर एटीपी। अगर इस तरह के हम सिस्टम को ये देखें, समझेंगे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। ये पैसिव में एक तो ऑस्मोसिस आता है, एक फैसिलिटेट आता है। तो हम समझेंगे फैसिलिटेट क्या होता है। ऑस्मोसिस समझ लिया हमने। ऑस्मोसिस एग्जाम्पल किसका है? पैसिव का, क्योंकि इसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहला इसका हो गया ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ओके, दूसरा है फैसिलिटेट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, इसमें क्या था कि नो एटीपी रिक्वायरमेंट, मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट, और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इन्वॉल्वमेंट है।
लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी क्या है कि मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है, मेम्ब्रेन भी होगा इन्वॉल्व, कंसंट्रेशन भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज ऐड हो जाएगा, प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा, प्रोटीन इन्वॉल्वमेंट होगी, इन्वॉल्वमेंट। इस प्रोटीन को कहते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या कहते हैं? कैरियर प्रोटीन या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ओके, ये तीन चीज। अब हम बात करेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन की। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ये पैसिव के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे? इन्वॉल्वमेंट क्या क्या होगा? इसमें मेम्ब्रेन भी होगा, मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व है। इसमें कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और हायर टू लोअर दोनों ही हो सकता है। लोअर टू हायर के लिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो अगर लोअर से हायर में भेजना है तो ऐसे तो जाएगा नहीं, इसको एटीपी चाहिए। इसमें प्रोटीन भी इन्वॉल्वमेंट है, प्रोटीन का भी इन्वॉल्वमेंट है, प्रोटीन जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन इसमें खास बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये सोडियम और पोटेशियम का जो चैनल होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए सोडियम पोटेशियम को एक्टिव एब्जॉर्प्शन में। इसमें मेम्ब्रेन भी होगा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होगा, प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट भी है, एटीपी की रिक्वायरमेंट भी है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन सही है। फैसिलिटेट में कोई एटीपी नहीं है तो इसीलिए इसका एग्जांपल है। ऑस्मोसिस में कोई एटीपी यूज नहीं हो रहा है इसीलिए इसका एग्जांपल है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मूवमेंट बिना एटीपी के हो रही है तो वो पैसिव है, लेकिन अगर बिना एटीपी के तो पैसिव। अगर एटीपी के साथ हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर होके हो रहा है, तो उसे हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं।